अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरियाल खान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आई हैव मेड माय चैनल स्टे रेलेवेंट, ऑफ कोर्स फॉर बीइंग रेलेवेंट, एंड आई एम doing podcasts with different intellectuals, different writers, different entrepreneurs from every subject of life. आज हमारे साथ हैं eminent and prolific writer Sir Hafiz Khan, who has made like incredible contribution towards society in every subject of life. As we all know that he has been a bureaucrat, he has valuable services, incredibly valuable services in judiciary field, and now ऐसा नहीं है जो उनका नाम ना जानता हो। और उनके नॉवेल्स करकनाथ एंड अधूरे लोग, जो उनका एक बेहतरीन नॉवेल्स में शुमार होता है, और अधूरे लोग की वजह से 2020 में सर हफीज ने अनदर एक अवार्ड लिया है। वेलकम सर हफीज। बहुत शुक्रिया फरियाल, आपने याद किया और मुझे मौका दिया कि आपके साथ बातचीत करके आपके तवज्जुह से मैं अपने नाज़रीन से और उन तमाम दोस्तों के साथ बात कर सकूं कि जो मेरे ख्यालात जानना चाहते हैं। सर, आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप मेरा विजन जानते हैं और जैसे कि व्यूवर्स मेरा विजन जानते हैं, कि मैं अवॉल्व पे काम कर रही हूँ कि हाउ द पर्सन अवॉल्व। 18वीं सदी से जो है कि इंसान इवॉल्व नहीं हुआ, और इसके लिए मैं डिफरेंट टॉपिक्स को लेके डिफरेंट लोगों के साथ उस फील्ड के एक्सपर्टीज के साथ मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, ताकि हम सब जो हैं वो अपनी परसेप्शंस ब्रॉड करें, अपना माइंडसेट चेंज करें, और चीज़ों को जो है वो एक प्रोग्रेसिव वे से देखें। तो आज हमारे साथ इमिनेंट राइटर हैं सर हफीज खान, जिनका नॉवल करकनाथ एक बेहतरीन मिसाल है, जो कि हमारी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। हमारी सोसाइटी की उन्होंने एक पिक्चर डिपिक्ट करके हमारे सामने खोल के रख दी है, जो कि विच इज जो नाकाबिले बयान एक तस्वीर है जो उन्होंने हमारे सामने एक राइटिंग के तौर पे पेश की है। तो आज हम उनसे जानेंगे अधूरे लोग के बारे में और करकनाथ नॉवल के बारे में, कि ये उन्होंने जो है कैसे किया है और इससे हम लोग हासिल कर सकते हैं as being an individual और as well as being a society. फरियाल साहब, वो बात ये है कि नावल लिखना ये तकाजा करता है मैच्योरिटी का। मैंने सबसे पहले कहानी लिखना शुरू की, और जब मैं बहुत छोटा था उस वक्त से, जब मैं पढ़ता था, स्कूलिंग थी मेरी, मैंने कहानी लिखना शुरू की। और जब रेडियो से वाबस्ता हुआ, रेडियो भावलपुर से, तो उन दिनों मैं बीएससी कर रहा था जब वो रेडियो बना, तो वहाँ ड्रामा लिखने वाले लोग नहीं थे, सराकी ड्रामा खास तौर पर। तो मेरी कहानी वहीं रह गई और मैंने ड्रामा शुरू कर दिया लिखना, और फिर ड्रामा खासा चला। आज फिर मैं ला करने मुल्तान चला आया, रेडियो से वाबस्ता हुआ, और वो जो 3 साल का पीरियड मेरा मुल्तान में गुजरा, तो उसमें भी बेताशा ड्रामा लिखा। कहानी मेरी फिर भी कहीं पीछे रह गई। तो जब मैं ला करने के बाद आया वापस अपने शहर में, अहमदपुर शर्किया में, तो और वहां पर आते ही मैंने कुछ चंद महीने वकालत की होगी कि मुझे रेडियो प्रोड्यूसर का चांस मिला, एग्जाम हुआ कॉम्पिटिटिव उसका, तो मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया और रेडियो प्रोड्यूसर बन के इस्लामाबाद चला आया, फिर मुल्तान, और वहीं से फिर मैं जुडिशरी में चला गया पीसीएस करके, और 1.5 साल या 2.25 साल का अरसा था, जिसके बाद मैंने वो छोड़ दिया। इस दौरान भी कहानी मेरे वजूद का हिस्सा नहीं रही। तो फिर मैं जब दोबारा जुडिशरी छोड़ने के बाद 1.5-2 साल के वापस आया, तो मुझे यूनिवर्सिटी से ला पढ़ाने की ऑफर आ गई, इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर में। तो मैंने वो ज्वाइन कर ली। वहाँ होते हुए फिर मैंने सीएसएस का एग्जाम दिया और पीसीएस एग्जीक्यूटिव का भी दिया। तो वो दोनों 12th कॉमन में ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप आया। लेकिन ये जितनी चीजें थी, इसमें मेरी कहानी कहीं रह गई। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, कहानी कहीं रह गई। इस दौरान मैं कुछ और लिखता रहा, ड्रामा लिखता रहा, रेडियो के लिए भी, टीवी के लिए ड्रामा लिखता रहा। लेकिन जब मैं अपनी जुडिशरी को मैंने दोबारा ज्वाइन किया इन ईयर 1985, मैंने 12th कॉमन में सीएसएस भी छोड़ दिया, पीसीएस एग्जीक्यूटिव भी छोड़ दिया, जिसमें ईटीओ रावलपिंडी रहा था, लाहौर रहा था।
तो उसके बाद ये हुआ कि फिर कहानी कहीं मेरे अंदर आई, मैंने दोबारा कहानियां लिखना शुरू की। तो कहानियां लिखना ऐसे ही मेरे लिए था कि जैसे आप ये समझ लें कि इस्लामाबाद में आप डीएचए से फैजाबाद तक जा रहे हैं, यानी कहानी कवर करती है जिंदगी के एक छोटे से पीरियड को। जबकि जो नावल है ये पूरी जिंदगी को कवर करता है। अब जबकि मैंने नावल पहला लिखना शुरू किया था, मुन्नू भाई मरहूम ने मुझे कहा कि मैं ये नावल की तरफ आऊं। उन दिनों मैं सिविल जज पोस्टेड था एट मियांवाली, तो वो 50-60 सफ़े लिखे। उसके बाद मेरे ट्रांसफर हो गई 6 महीने के बाद शुजाबाद में एज सिविल जज, तो वो वही रह गया नावल। अभी मैंने जो ऑब्जर्व किया अधूरे लोग लिखने से पहले कि मैं बहावलपुर से हूँ, मेरा डोमिसाइल बहावलपुर का है और मुशरिकिया बहावलपुर में था। मैंने रियासत का हाल देखा कि क्या रियासत थी, उसका इलाक हुआ पाकिस्तान के साथ, लोग कितने खुश थे। उसके बाद उस खुशी को 1 यूनिट की भेंट चढ़ा दिया गया यहाँ की वो जो जिसे कहते हैं ना नौकरशाही ने। और वो रियासत जो खुशहाल तरीन रियासत थी, वो रियासत जिसका एक अपना और जिसका नवाब खुशी से शामिल हुआ था पाकिस्तान में, उस रियासत के लोग अपनी शनाख्त के बुरान का शिकार हो गए। उनकी आइडेंटिटी का क्राइसिस पैदा हो गया और अभी तक चला आता है कि वो लोग हैं क्या, वो सरायकी रीजन में कहाँ, सरायकी खित्ते में कहाँ खड़े होते हैं। वो अब उन्हें कहीं एक रियासती कहकर एक तरफ कर दिया गया, कहीं बावलपुरी कहकर एक तरफ कर दिया गया, और कहीं उन्हें ना तो जो सरायकी खित्ता है वो कबूल करने को तैयार, और ना पाकिस्तान में उनकी जो हैसियत थी, जो बावलपुर डिवीजन रियासत की बुनियाद था आज से 70, 72, 73 साल पहले, वही बावलपुर डिवीजन, बावलपुर, रहीम यार खां और बावल नगर वही चला आ रहा है। ना कोई वहां नया जिला बना, ना वहां तरक्की हुई, और वो जो खुशहाल तरीन रियासत थी वो और उसके लोग वो कहीं रुल के रह गए। तो ये उसका मौजू था। ये जो अधूरे लोग, ये जून 47 से शुरू होता है कि जब नेहरू, जवाहरलाल नेहरू पूरी कोशिश कर रहा है कि नवाब बावलपुर को कन्विंस करे कि वो इंडिया के साथ शामिल हो, और ये शुरू होता है और फिर ये खत्म होता है अप्रैल 20 अप्रैल 24 अप्रैल 1970 में, जब फरीदगेट बावलपुर पर गोली चली थी, वो जो सूबा बहाली की तहरीक के लिए का जुलूस निकाला गया था। तो ये उस इराक को कवर करता है, उसमें किरदार जितने हैं सारे के सारे कहीं शनाख्त का बुरान का मसला है। सर मेरा यहाँ पे हमारा है, बहावलपुर के हवाले से एक अलग से मसला है वो। ओके, तो सर इस चीज का लिंक क्या पाकिस्तान के आइडेंटिटी क्राइसिस से भी है कहीं ना कहीं? यकीनन इसका दुनिया में, अब दुनिया में आप जो बात कर रही थी ना कि 18th सेंचुरी, जो 2018 के बाद, ये 18th सेंचुरी, अब देखते हैं कि आपने कहा कि उसमें कोई वो नहीं हुआ, एवोल्यूशन नहीं हुई और मटेरियलिस्टिक हो गया, इवॉल्व नहीं किया। इवॉल्व किया है। ये जो हम बात करते हैं कि जो चीज होती है वहां इवॉल्व करती है। किसी का एवोल्यूशन दिखाई देता है, किसी का एवोल्यूशन दिखाई नहीं देता, लेकिन ये एवोल्यूशन वहां होती है जो नजर आती है जहां इंसान की शनाख्त हो, जहां वो बेशनाख्त हो, उसका सफर अंधेरे का सफर हो, उसके जैसे कि बैल घूम रहा होता है कुएं के गिर्द या कोलू के गिर्द और उसकी आंखों पे कंटोप चढ़े होते हैं। उसके बाद से दुनिया ये कंटोप उसकी आंखों पे चढ़ा हुआ है और वो कोलू के बैल की तरह घूम रही है। उसे कुछ पता नहीं कि उसने कितना सफर कर लिया, कितनी मुसाफत तय कर ली, कितना उसने वो जो तेल निकाल लिया, उसने कितना काम कर लिया, कुएं से कितना पानी निकाल लिया, ये किसी को कुछ पता नहीं। तो हम लोग अपनी अपनी जगह पे अपने शनाख्त के बुरान का शिकार हो गए। दैट्स वाई ये औरत को कहना पड़ता है कि मैं हूं, मैं जेंडर हूं, मर्द को कहना पड़ता है मैं भी हूं, एक जो गरीब तबका का लोग है उसे भी कहना पड़ता है मैं भी हूं, पाकिस्तान को कहना पड़ता है दुनिया भर के सामने कि मैं भी हूं। तो ये क्यों है? क्योंकि सर हम लोगों को अपनी अपनी, चाहे कोई छोटा मुल्क है, चाहे कोई छोटा फर्द है, चाहे कोई जेंडर का हिस्सा है, चाहे वो अल्लाह ताला की कोई भी मखलूक है, कोई क्रिएचर है, चींटी है, कहीं पर भी है,
उस समुद्र में एक छोटे मछली का एक जैसे कहते हैं सराइकी में छोटी सी एक उसका बीज है, उसकी भी एक आइडेंटिटी है कायनात में। जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इंसान दूसरे की शनाख्त किल करके अपनी शनाख्त बनाना चाहता है, वो सर, दूसरे का कद काट के अपना कद ऊंचा करना चाहता है। जी सर, मैं यहाँ पे सर यहीं पे दूसरे का रोजगार छीन कर अमीर होना चाहता है। जैसे कि जी मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि इंसान हमेशा इंसान को मारकर हाँ वो जीना चाहता है। जी वो ये नहीं कहता कि तुम भी जियो मैंने भी जीना है। जी। और ये जो है ना मादियत और रूहानियत, रूहानियत फिर वहीं आती है जहां पेट खाली हो, जहां दरमांदगी हो। जिसका पेट भरा हुआ है उसके अंदर रूह कभी बेदार नहीं हो सकती। आपने देखा होगा, अगर आप इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि आपने बताया, तो हमेशा ये होता है कि जो पीरियड ऐसा आता है कि जिसके बाद हमला, जैसे मुल्तान पे बेताशा हमले हुए, मुल्तान शहर को बर्बाद किया गया, मुल्तान की गलियों कूचों में खून बहाया गया। और जो मेरी किताब है मासरे मुल्तान, मुल्तान की तारीख के बारे में, उसमें मैंने ये अहवाल लिखा है कि यहाँ जो भी आया उसने यहाँ के आर्टिजान्स को पनाह दी, आलमों को मारा, लाइब्रेरियों को जलाया और कनीजों को एक तरफ किया, गुलामों को एक तरफ किया, उन्हें लेकर गए। और उन्होंने यहाँ की तरक्की को, जो रूहानी तरक्की थी उसको हैम्पर किया, रोका, लेकिन जो मादी तरक्की थी उसको बढ़ावा दिया। उन्होंने वो जो बाजार थे, सनतकारी थी, दस्तकारी, उसको बढ़ावा दिया ताकि वो यहाँ से कमा सके। तो यही होता है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसके पास रूह होती है। जब इंसान के पास मादी वसाइल होते हैं तो रूह उसके बोझ के तले कहीं दब के रह जाती है, फिर रूह नहीं होती। अब जो ये मादियत है, आपने कहा ना कि हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास गाड़ी भी हो, बंगलो भी हो, और उसके पास एक अच्छी जॉब भी हो, कारोबार हो, और वो कमा रहा। इसमें रूह कहां से आ गई? रूह को हमने दबा दिया, रूह को हमने कुचल कर रख दिया, लेकिन रूह की अपनी सर्वाइवल है। कभी रूह से ताल्लुक जोड़ के देखा जाए तो फिर पता चलता है कि कैसे हमारे पास तो रूह से ताल्लुक जोड़ने का लोगों के पास वक्त ही नहीं है। कितने लोग रात को जागते हैं और रूह से हम कलाम होने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ कितने लोग पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता। अब किताबों की जगह कढ़ाई गोश्त ले ले, जब किताबों की जगह जूते ले लें पड़े हुए, और जब हमारे यहाँ हमारी एक्टिविटीज जो हैं वो इल्म से हटकर लाइल्मी की तरफ चले जाए। आपने देखा होगा कि हम एक बार बार एक लफ्ज यूज करते हैं, टाइम किल करना। फिर वो मैं टाइम किल कर, हमारे पास तो टाइम होता ही नहीं। हम तो ये सारा दिन सोचते हैं कि अल्लाह ताला इस 24 घंटे को तुम अपना 56 आवर्स कर दो, ताकि इस दिन में मैं कुछ और काम कर लूं, कुछ और काम कर लूं। तो लोग, मैं हैरान होता हूँ। आप देखें, हमारे देहात देखें कि लोग वो चारपाई पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, वो चाय की चुस्की चल, सिगरेट पी जा रहे हैं, पहनने को कपड़े नहीं है और सिगरेट पिए जा रहे हैं, चाय पिए जा रहे हैं, उधार मांग रहे हैं। तो जहां ये हो सिलसिला, वहां रूह बेदार नहीं हो। रूह बेदार करने के लिए पहले इंसान को एक वो लोग चाहिए, वो सोबत चाहिए जो उन्हें इस तरफ लेकर जाए। जब रूह हम बेदार कर लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम पे उफ्ताद पड़ती है दुनिया भर से, और फिर वो रूहानियत को कुचल कर फिर वहां मादियत का बीज बो दिया जाता है। जैसे आप कहते हैं ना कि रोज अजल से वो जो ताकूती ताकतें हैं, शैतानी कुव्वतें, उनका खुदाई ताकतों से जंग चली आ रही है। इसी तरह जब ये दुनिया बनी तो रूह और मादे की जंग चली। जहां रूहानियत होगी वहां मादियत नहीं होगी, और जहां मादियत का गलबा होगा वहां रूह का आपको सुराग नहीं मिलेगा। ओके सर, मेरा यहाँ पे लेकिन इसके बावजूद इसका ये मतलब नहीं कि एवोल्यूशन रुक। सर मेरा यहाँ पे आपसे, सर लेट मी आस्क क्वेश्चन। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे कि अभी आपने कहा, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि एवोल्यूशन
ऑफ कोर्स हर चीज कांस्टेंट मतलब चेंज हो रही है, प्रोसेस में है लाइफ की, एक एक जरा एक एक चीज यूनिवर्स में है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है सर। लेकिन इंसान, अभी आपने कहा जैसे इंसान जो है एवोल्यूशन हो रहा होता है, ऑफ कोर्स इट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस, लेकिन वो नजर कहीं नहीं आ रहा होता, जैसे कि आइडेंटिटी के उसमें आपने कहा। और मटेरियलिज्म की सर जब जहाँ पे आपने बात की सर, इसको जरा एक्सप्लेन करने के नजर क्यों नहीं आ रहा होता अगर एवॉल्व सर, जैसे अभी 18th सेंचुरी के बाद मेरा जो पॉडकास्ट करने का जो मतलब है, लोगों को ये सवाल करें, वो अपने पैटर्न चेंज करें, माइंडसेट अपना पैटर्न उस जगह पर नॉक करें, वो जहाँ पर उन्होंने ये सीखा है कि लाइफ सिर्फ इतनी है और वी वांट दिस फुल स्टॉप, वी वांट दिस फुल स्टॉप। सर इसका यहाँ पे आप पहले ये एक्सप्लेन करें कि एवोल्यूशन अगर हो रहा होता है तो वो नजर क्यों नहीं आता सर, उस वाली चीज को जरा एक्सप्लेन करना। आपने पढ़ा होगा, एक तरकीब पढ़ी होगी, साहिब नजर की एक तरकीब पढ़ी होगी आपने, जहां रूहानियत की बात होती है तो एक साहिब नजर की बात होती है। साहिब नजर वो होती है, वो शख्सियत होती है कि जिसको दिखाई देती हैं चीजें। अब देखें ना, आप जिंदगी के जिस मरहले पर हैं वहां आपके अंदर जो हसासियत है वो बेदारी की तरफ जा रही है। अब आपका काम है कि इसको सुला दें या इसको मजीद शाइन करें। जब मैं अपनी लाइफ में था, किसी वक्त आप अपने अंदर इतना वो पैदा कर लेते हैं से कि एक डॉक्टर है जो जिसने बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से और बड़े 5 साल 6 साल लगाकर MBBS किया, उसने हाउस जॉब किया, उसने फिर आगे 4 साल लगाए, उसने FCPS किया। तो उसके बाद जो वो आगे बढ़ता है, जिस मरीज को चेक करने के लिए, उसकी बीमारी जांचने के लिए उसे लेबोरेटरीज की रिपोर्टों का सहारा लेना पड़ता था। उसे ये देखना पड़ता है कि उसकी नब्ज को हाथ लगाए, उसकी आंखों में देखना पड़ता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो किसी भी शख्स को दूर से बैठा हुआ देखता है और वो बता देता है कि इसको फलां बीमारी है। साहिब नजर जी, वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने फाइल को आदाब फर्जंदी। ये जो हम आदाब फर्जंदी सीख कर आते हैं, ये कहीं हमारे जीन्स में होते हैं, ये या कहीं फैजान नजर होता है, उसका करम होता है, तो ये हमारे अंदर वो हिस्सियात बेदार होती है। अब यकीन जाने कि जब हम एक खास स्टेज पे हमारे अंदर तजर्बा पैदा होता है और हमारे पास एहलकार इतने बड़े बड़े वो पलंदे लेकर आते हैं साइन कराने के लिए, समन्स वारंट वगैरह वगैरह के लिए, जहां उन्होंने गड़बड़ की होती थी वहीं हमारा कलम रुक जाता है। तो ये क्या होता है? ये आपकी मश्क। तो जो शख्स साहिब नजर है उसको नजर आता है, और जो अपनी आंखें बंद कर लेता है, जो जिसे दीदाए बीना, देखने वाली आंख, उसके ये नहीं होता कि जिसकी आंख 6x6 उसकी आई साइट हो, ये नहीं होता। कुछ नाबीना होते हैं, वो भी 6x6 नहीं होते, लेकिन हसासियत में, जानने के अमल में वो साहिब नजर होते हैं। उन्हें वो जानना चाहते हैं कि कहाँ क्या एवोल्यूशन हो रही है, दुनिया कहाँ चल रही है। सर इस सब कॉन्टिनेंट के हवाले से देखें, 18 जो एनलाइटनमेंट एज है उसके बाद के हवाले से आप यहाँ पे एवोल्यूशन को किस तरह से आप डिस्क्राइब करते हैं? जैसे कि आप एक राइटर हैं और राइटर की जो आंख देख रही होती है वो एक आम स्मॉल और मीडियोकर माइंड वो नहीं देख सकता। तो सर आप इस यहाँ पे एवोल्यूशन को डिफाइन करेंगे, एवोल्यूशन यहाँ पे किस एक्सपेक्ट से हुई है? जो सब कॉन्टिनेंट में है ना, अगर आप कुछ करना, अगर आप जो कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट होने की मिराज पर हैं, तो कैपिटलिस्ट को हमेशा मंडी चाहिए, मार्केट चाहिए अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो जहां लोग ज्यादा होंगे वो बड़ी मंडी होगी। आप देखिए कि जहां पर भूख पैदा करके इंसान को अनाज के पीछे भगा दिया जाता है, और वो डेली वो सुबह उठता है, भागम भाग, मुंह नहीं धोया,
वो उसने कुछ खाया नहीं, उसने बस पकड़ी है, दफ्तर पे पहुंचा है, वो घड़ी की सुई के साथ घूम रहा है, वो अपने पेट की भूख के साथ घूम रहा है। जहां खल्के खुदा को पेट की भूख के साथ घुमाने पे लगा दिया जाता है, वहां एवोल्यूशन उस नहीं तरीके आता, से नहीं, उस तरीके से नहीं वहां आता। उस तरीके नहीं होता। वहां हाँ, कोई एवोल्यूशन का एक और स्केल होता है और ग्रेड होता है। और स्केल होता है, या बट सर मेरा जो एवोल्यूशन का जो स्केल की बात करने का मतलब है वो है जो अभी आपने समझा है कि उस तरीके से नहीं हुआ, तो मैं उसी नहीं चीज पे हुआ, काम कर रही हूँ। या हम तो भूख के पीछे भागने वाले या लोग हैं ना, हम तो रोटी के एग्जैक्टली, पीछे वाले भूखे लोग हैं, हमें जी, लगा दिए गए। हमें अब लगा देखिए दिया ना, गया। अब देखिए ना, हमारे यहाँ कोरोना आया। अब कोरोना को फैक्टर को कंट्रोल करने वाले देखिए कितने फैक्टर हैं जो चाहते थे कि ईद पर दुकानें खुलें, हाँ जी, हाँ ईद जी, पर ये प्लाजे खुलें। उन्हें इससे कुछ सरोकार नहीं था कि इससे क्या कुछ होगा, क्या पीक आएगी और कितने लोग मरेंगे, उन्हें कुछ सरोकार नहीं था। वो चाहते थे बाजार खुले, ये मंडियां खुले, मर जैसे अब ईद उल अजहा के बारे में किया जा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये जो चमड़े के ताजिर हैं, जो खाल बेचने वाले हैं, जो गोश्त बेचने वाले हैं, जो गोश्त खाने वाले हैं, या जिन्होंने अपने मवेशी बेचने हैं, उनके मफादात हैं, उनकी उनकी कैपिटल, उनकी इकोनॉमी है, उसके लिए किया जा रहा है। वरना जो पैसे का मसरफ है वो तो राह खुदा में देना है ना जी, तो राह खुदा में देने के बहुत से तरीके हैं। तो ये जहां इंसान को लगा दिया जाता है मार्केट इकोनॉमी का पुर्जा बनाकर। मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि मुझे 1982 में दो सीनियर वकला साहबान ने कहा कि हम आपकी ताजीम इसलिए करते हैं। जब मैंने आपकी उनसे सीट पूछा की कि वजह आप से। कोर्ट में झुकते क्यों हैं, उन्होंने कहा जो वो एम्बलम जो कुर्सी पे लगा हुआ है आपके, वो जो एक निजाम अदल का तसलसल है, हम उसकी ताजीम करते हैं। तो जहां इंसान की हैसियत ये कर दी जाए, तो फिर ये होता है कि वहां एवोल्यूशन उस तरीके से नहीं होती, जिस कहीं तरीके से माकूस होना चाहिए। एवोल्यूशन, जिसे हम डिटोरेशन कहते हैं, वो भी हो रही होती है। और इसी के अंदर कहीं ना कहीं रूहानियत अपना सफर पूरे भरपूर तरीके से कर रही होती है, दिखती नहीं है लेकिन वो चल रही होती है। दुनिया में जितनी कुव्वतें हैं, हर कुव्वत अपनी अपनी जगह पे, कभी एक कुव्वत गालिब, कभी दूसरी कुव्वत गालिब। और जहां तवाज़ुन हो गया तो फिर समझ ली कि वो दुनिया का खात्मा हो जाएगा। दुनिया में जो कुव्वतें हैं, नेकी और बदी की, शैतानियत की और खुदाई कुव्वतें, उनका अदम तवाज़ुन ही जिंदगी की बका का ज़ामिन है। ओके, ओके सर, वेरी नाइस। मतलब बहुत ही जबरदस्त एक्सपेक्ट दिया आपने कि यहाँ पर जो है वो मतलब स्पिरिचुअली हम लोग अवॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब अंदर दब दब के, और वो चीज जो है अवॉल्व हो रही होती है। ऑफ कोर्स उस तरह से इंसान अवॉल्व नहीं हुआ जिस तरह से, क्योंकि डिजाइन ही अरे इस तरह से था। सब जी सर, कॉन्टिनेंट में, सब सब कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट। लेकिन देखें, अगर साइंस तरक्की कर रही है, इंसान इवॉल्व कर रहा है, हम्म, दुनिया लेकिन आगे जा सर, रही है। अगर हम रुके हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया रुकी हुई है। जी जी, बट सर मैं सब कॉन्टिनेंट, मेरा जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है वो ये सब कॉन्टिनेंट के हवाले से है। जी, वहां पे आपने बहुत ही जबरदस्त एक्सपेक्ट दिया कि स्पिरिचुअली हम लोग जो है वो अवॉल्व हो रहे होते हैं। ओके सर, जो सेकंड आपने बात की है सर कि अगर मादियत है तो रूहानियत नहीं है, अगर रूहानियत है तो मादियत नहीं है सर, जबकि इस्लाम में तो इस चीज का बैलेंस कहा गया है। मतलब लाइफ में लाइक ये तो नहीं कहा कि आप बिल्कुल ही, इस्लाम जो है वो फाइनेंशियल प्रोग्रेस को भी नहीं रोकता, और लाइक दोनों उस फील्ड्स में बैलेंस चाहता है, जैसे कि हजूर पाक की जिंदगी हमारे सामने है। तो सर इस चीज को जरा आप एक्सप्लेन करें कि, क्योंकि सर यहाँ हमारे मुआशरे में इसी कॉन्सेप्ट ने, ये जो अभी आपने बात की है इसका नैरेटिव हम आपसे अभी जानेंगे, लेकिन जो सोसाइटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे सर, जिस तरह से रूहानियत का खेल खेला गया है यहाँ पर, नकली सूफी और ये जो पीर का सिस्टम और ये सारा, और पैसे के लिए जो है वो एक अलग माइंडसेट बना देना कि नहीं जी हम जन्नती लोग हैं और हमने जी अल्लाह, हमने तो जल्दी चले जाना है अल्लाह ताला के पास, हम अल्लाह वाले लोग हैं, पैसे का हमने क्या करना है, पैसा नहीं चाहिए हमें। और सर इस चीज को जरा आप एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे क्लेम करते हैं लाइक यहाँ का जो सोसाइटी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो बंदा नेक है वो फाइनेंस की तरफ नहीं जाएगा,
और जो फाइनेंशियल की तरफ जा रहा है जी, वो तो यहूदी लॉबी का बंदा है, इसको तो मटेरियलिज्म के अलावा कुछ पता नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट लोगों के इस तरह के हैं माइंडसेट में, चाहे वो कोई भी क्लास है। कि इस्लाम रूहानियत में और मादियत में तवाजुन चाहता है, जैसे आपने ये कहा कि वो इबादात में, अब यूं जो कहा गया वहां लफ्ज रूहानियत नहीं कहा गया, वह इबादात में और दुनियादारी में तवाजुन दोनों जगह में आ जाती है बात। लेकिन जो ये बात ये हमारे माशरे में घड़ ली कि जिसके पास पैसे होंगे वो क्या होगा, वो बुरा आदमी है, तो ये तो तकसीम अल्लाह की तकसीम है। हमारे यहाँ होता ये है कि जिसके पास जो चीज नहीं होती और वो दूसरे के पास होती है, तो वही चीज उसके लिए वो बुराई के जुमरे में आती है। हसद, हासिद। मेरे पास कपड़े पहनने को नहीं है और दूसरे शख्स के पास कपड़े पहनने को हैं, तो मैं ये कहूंगा कि यार कपड़े पहनना ही बुरी बात है, इस किस्म के कपड़े पहनना बुरी बात है, क्योंकि उसको दस्तयाब नहीं। अगर जब उसको दस्तयाब हो जाते हैं तो उसकी राय बदल जाती है। तो ये तो जिसे आप कहते हैं कि ये मुआशरे का एक मुनाफिकाना चलन है। जी सर, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव। ये हमारे यहाँ जो मुआशरे की बुनियादें हैं उस तरीके से उस्तवार ही नहीं हुई जैसा कि उस्तवार, और इंसान उस तरीके से बन ही नहीं। इंसान की एक अपनी, जिसे कहते हैं ना कि जेनेटिकल कंपोजिशन है उसकी, इंसान के अंदर ये जो कानून उसको घेर के रखता है, दबा के रखता है, सोशल नॉर्म्स रखती हैं। आप देखें ना कि अमेरिका जैसी जगह पे सिर्फ चंद मिनट के लिए बिजली बंद हुई थी, ब्रेक डाउन हुआ था आज से कई साल पहले। जी। और उसमें कितना क्राइम हो गया, लोगों ने लिफ्ट में चढ़ते हुए लोगों को कत्ल कर दिया था, मर्डर हो गए थे, क्या कुछ नहीं हो गया था, सिर्फ चंद मिनटों के लिए ब्रेक डाउन बिजली का हुआ था। तो जिसे हम मुहज़्ज़ब कहते हैं, वो उनके अंदर तहजीब का सिर्फ एक आश्कार कवर होता है। जो इंसान के अंदर जिबल्लत है जुर्म की या वहशियाना जिबल्लत है, उसको दबाने के लिए तमाम मज़ाहिब भी आए, उन्होंने काम किया। जितने हमारे सोशल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी बात की, और जिन्होंने इसकी तलकीन की कि उसके अंदर का जो हैवान है वो सोया रहे। लेकिन अब जब देखते हैं कि जब इंसान के अंदर का सोया हुआ हैवान जागता है, तो ऐसे ऐसे वो क्राइम करता है कि उस पे इंसानियत भी चीख उठती है कि ये इंसान ने कैसे किया। तो ये उसकी जिबलत जो है इंसान की, वो उसके सारे काम करवाती है। तो एक अच्छा मुआशरा वो है जो अपने, जो उसके यहाँ अफराद हैं, जो सोसाइटी में रहने वाले इंसान हैं, उनकी हैवानी जिबलत को सुलाए रखे, उसको बेदार ना होने दे या उसको तहजीब दे। वही मुआशरे बर्बाद हो चले जाते हैं जहां का उनका अंदर का इंसान बिगड़ जाता है, वो अपने वहशत पे आ जाता है। तो इस्लाम भी यही सिखाता है कि इस वहशत को कोई शक्ल दी जाए, वहशत को रोका जाए। कहीं जब उसका वहशत अरूज पर जाती है तो वो हिटलर बन जाता है, कहीं आप देखें वो मूदी बन जाता है, कहीं वो कोई किस शक्ल में जाहिर होता है, कहीं किस शक्ल में जाहिर होता है। एग्जैक्टली सर। तो सर अगर हम, जैसे कि अभी आपने अमेरिका की एग्जांपल दी है कि सर जो एक लेमैन है जिसको नहीं पता कि असल बात क्या है और उसका हिस्ट्री से, कल्चर से और लाइक मुताले से जैसे ताल्लुक जो उसका नहीं है, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो एक आम सोच है वो अमेरिका, यूरोप को बहुत ऊपर देखती है। ऑफ कोर्स वो साइंस और रिसर्च और टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, बट सर अगर जब हम क्राइम रिपोर्ट्स पढ़ें तो इससे कई गुना ज्यादा है वहाँ पे क्राइम, सब कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा क्राइम्स हैं अमेरिका में और यूरोप में और अदर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज, मतलब उसमें लाइक इससे ज्यादा क्राइम्स हैं। तो सर इंसान तो फिर इवॉल्व कौन सा आप लाइक इस दुनिया में सर आप एक तहजीब याफ्ता माशरा, तहजीब याफ्ता मुल्क किसे कहेंगे आज के दौर में? फरियाद, आप देखिए कि अगर आप स्टडी करें तो जिन ममालिक में जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है ना, उनमें लोग रह रहे हैं जी। आपने देखा होगा कि इंसान ने आज तक तारीख में हमेशा ये कोशिश की है कि वो अपने गिर्द दीवार तामीर करे,
अपने आप को बचाए, अपने आप को। कहीं वो हिटलर का आ जाता है कि नस्ली तफाखुर, कि हमारी जो नस्ल है वो मिक्सअप ना हो किसी दूसरे के साथ। प्योरिटी ऑफ रेसिस का कॉन्सेप्ट जो उनसे बांधा गया, आर्यन से बांधा गया, प्योरिटी ऑफ रेसिस का कॉन्सेप्ट। लेकिन इसमें देखते हैं कि जिन जिन मुआशरों में एक जैसी जेनेटिकल बुनत के या कंपोजिशन के लोग, एक जैसी जेनेटिकल क्राफ्ट के लोग रहते हैं, और वहां इंट्रूडर्स नहीं है, वहां दूसरे खित्तों से आए हुए लोग नहीं है, वहां जराइम की शरह ना होने के बराबर है। और वो खित्ते जहां मुख्तलिफ हिस्सों से दुनिया के लोग आए हुए हैं, जिनका जेनेटिकल क्राफ्ट मुख्तलिफ है, या जेनेटिकल कोड तो एक ही है इंसानों का ना, उनकी जेनेटिकल कंपोजिशन मुख्तलिफ है, तो उनके दरमियान फिर एक स्ट्रगल होती है एग्जिस्टेंस की, कि वहां किसने किसने वहां रहना है। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि हमारे मुल्क में कराची है, कराची में पाकिस्तान भर के जितने खित्ते हैं वहां के लोग पहुंचे हुए हैं। आप न्यूयॉर्क में देखिए, आप दूसरे ममालिक में देखिए जहां बहुत ज्यादा लोग पहुंचे हुए हैं मुख्तलिफ खित्तों के, वहां क्राइम का रेशो ज्यादा होगा, इसलिए कि उनमें से हर शख्स डोमिनेट करना चाहता है, गालिब आना चाहता है दूसरे पर। तो इसलिए वहां कानून को बहुत ज्यादा विजिलेंट होना पड़ता है, कानून को सख्त करना पड़ता है, सजाओं का इतलाक यकीनी बनाना पड़ता है। मैं कहा करता हूं कि सजाओं को सख्त करने से, कवानीन को सख्त करने से इंसान कभी नहीं घबराया। सजा का यकीनी होना बड़ा जरूरी है। अगर आप ये कर दें कि एक लिफाफा चोरी करने की सजा वो रख दें, मौत रख दें, और उस लिफाफा चोरी करने वाले को यकीन हो कि मुझे सजा नहीं मिलेगी, तो लोग दिन दहाड़े लिफाफे चोरी करेंगे। लेकिन आप इंसान को कत्ल करने की सजा आप उम्र कैद भी ना रखें, 5 साल सजा रख दें, लेकिन यकीन हो कि ये 5 साल जरूर मिलेगी, तो इंसान कत्ल नहीं करेगा, करीब नहीं जाएगा। हमारे यहाँ जो सिस्टम पर बेयकीनी होती है और इंसान के अंदर बच निकलने की एक खो है, हर इंसान ये करता है कि मैं जितना बड़ा जुर्म कर लूंगा मैं बच निकलूंगा। जिस सोसाइटी में ये हो वहां क्राइम होता है, क्योंकि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है, कोई किसी चीज का खौफ नहीं है, वो जो एक जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो सिविलाइज नहीं होते, और कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने आप पहले वर्ष जब मल्टीपलिसिटी हो, दुनिया भर के खित्तों से आए हुए लोग इकट्ठे रह रहे हो, वहां पर ज्यादा हो, वहां पर ज्यादा क्राइम होता है, खतरा ज्यादा होता है। तो जहां पर एक जैसे लोग रहते हैं जिन खित्तों में, वहां पर क्राइम रेट कम होता है। लोगों की बुनियाद एक जैसी है, जैसे आप सोचते हैं मैं भी कमो बेश वैसा सोचता हूँ, लेकिन जहां हर शख्स मुख्तलिफ तरीके से सोचता है वहां क्राइम रेट होता है। ओके सर, आपके अधूरे लोग नॉवल में और करण नाग एक्सक्यूज मी जो नॉवल है सर, जैसे कि अधूरे लोग में आपने 3 जो कैरेक्टर्स हैं, 3 वुमेन हैं जो एक पेट्रियार्चल माइंडसेट की एक विक्टिम है, और लेकिन वो एक दे टर्न इनटू द कूल अर्बन और एम्पावर्ड वुमन, मतलब वो अपने अपने उससे फेस से गुजरती हैं और फिर लाइक एज एन इंडिविजुअल अपने आप को मनवा के रहती हैं। और इसी तरह से आपके बाकी नॉवेल्स में भी वुमन का खासा एलिमेंट, चाहे आपकी शॉर्ट स्टोरीज हैं और चाहे आपके नॉवेल्स हैं, तो वुमन की तरफ खासा आपका लाइक ध्यान एक बोल रहा है, फोकस रहा है। तो सर इसके बारे में आप। रियल इसकी वजह ये है कि जो मैंने सोसाइटी में देखा, मैंने अपनी माँ को देखा, मुझे जो जिससे मैंने जिन मोहब्बत की अगर किसी औरत से जिंदगी भर, तो मेरी माँ, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। तो उनका ये था कि मैंने उनका एक रवैया देखा, उन्होंने जिस तरीके से अपने हस्बैंड की तस्वीर हम बच्चों के जहन पे बिठाई। हमारे फादर घर से बाहर होते थे, वीकेंड पे आते थे, अपनी वो सरकारी मुलाजिम थे, तो वो कहते थे कि तुम्हारे बाप जैसा वजी दुनिया में और कोई नहीं है, तुम्हारे बाप जैसा शफीक दुनिया में और कोई नहीं है, तुम्हारे बाप जैसा बहादुर दुनिया में और कोई नहीं है, तुम्हारे बाप जैसा जिसे कहते हैं कि एक इतनी सारी कामयाबियां रखने वाला आदमी और कोई नहीं है, वो जो कहता है वही करता है।
तुम्हारा तुम्हारा बाप सच्चा आदमी है। ये जो मैंने देखा, और फिर मैंने अतराफ में देखा कि कहाँ कहाँ लोगों के घर खराबी होती है, जहां बीवियां गुस्से में आकर बच्चों के सामने अपने हस्बैंड की बुराई करती हैं, तो एग्जैक्टली। वो सीधी बच्चों के ज़हनों में उतरती है और वो बच्चों की शख्सियत बिगाड़ की तरफ चली जाती है, स्कैटर्ड हो जाते हैं और कहीं रखना उनके अंदर आ जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। तो ये मैंने जब देखा, तो फिर मैंने अपने अतराफ में औरत को देखा कि उसको उसको क्या समझ लिया गया है। हमारे मुआशरे में औरत मिसअंडरस्टूड है। मैंने उसको समझने की कोशिश की, उसके जो डिफरेंट रूप्स हैं उनको सामने लाया कि देखिए ये उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आपको नजर आती है, जिस तरीके से आपको दिखती है ये वैसी नहीं है। लेकिन वेजावेज फिर जो सलूक औरत करती है अपने मर्दों के साथ, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है, तो वो भी मैं सामने लाया। अभी इसमें मेरा एक नावल अनवासी जो अददुर लोग के बाद था, वो बहुत उसकी पजीराई हुई, उसके 3 एडिशन छप चुके। तो वो अनवासी ये 1872 का नावल है, जब ये लोधरा जो दरिया सतलुज का ब्रिज है बना था, ये 1872 में। जिन दिनों ये पुल बन रहा था, एम्प्रेस ब्रिज, ये उन दिनों की कहानी है। वहां कस्बा है आदम वाहन, उस जगह पे जहाँ दरिया वाक़ है। तो जब मैं इधर पढ़ता था ऐसी कॉलेज भावलपुर में, मैं बीएससी कर रहा था, तो ज्योग्राफी है कि मैंने प्रैक्टिकल करने होते थे, तो मुझे इस पुल की ड्राइंग बनाने का टास्क दिया गया था। तो उस पुल पर मैंने नाम लिखे वो देखे उन अंग्रेजों के जो ये पुल बनाने आए थे। तो अनवासी लिखते हुए मैंने उन लोगों को ढूंढा। जॉन ब्रेंटन जो चीफ इंजीनियर था वहां का, उसको निकाला, तारीख से निकाला, उन किरदारों को निकाला, और फिर अनवासी जैसा नावल लिखा गया जिसकी बेपनाह पजीराई हुई। 2019 में ये आया था। तो वो उसमें भी एक औरत का एक रोल है। हाँ जी। हाँ, तो मैं समझता हूं कि औरत हमारी मुआशरत की चाबी है, की है। उसके बगैर हमारी मुआशरत खुल नहीं सकती। अब औरत के बगैर हम अपनी मुआशरती क्राफ्ट को तोड़ तो सकते हैं, उसको खोल नहीं सकते। आप देखिए ना, एक सेफ पड़ा हुआ है आपके घर में, उसको चाबी से खोलना और उसको हथौड़े से तोड़ने में क्या फर्क है? वही फर्क है कि अगर हम औरत को ताजीम देते हैं, औरत को समझते हैं और औरत को उस सेफ की चाबी मानते हैं, जैसे वो सेफ खुलेगा घरदारी का, मुआशरत का, और इस मुआशरे की पाकिज़गी का, और ओवरऑल पूरा हमारा एक मुल्की स्ट्रक्चर है। अगर हम 52% को इनकार करेंगे, उसकी जात से इनकार करेंगे, उसके होने से इनकार करेंगे, उसके वजूद को समझेंगे कि ये हमारे लिए मलामत है, फिर वो सोसाइटी कैसे तरक्की कर सकती है? दैट्स वाई औरत जैसे कि हर घर में मौजूद है, इसी तरह मेरे अफसानों में, मेरी कहानियों में, मेरे नावलों में, मेरे ड्रामों में भी मौजूद है। एग्जैक्टली सर, बहुत ही अजीम औरत थी आपकी अम्मी जो हैं, जो मतलब अपने बच्चों के आगे, तो सर औरत ही माशरा बिगाड़ती है और औरत ही माशरा को संवार सकती है। और इसके लिए मतलब ज्यादा रोल आप किसका समझते हैं, औरत का समझते हैं या आदमी का, या दोनों का बैलेंस, या किसी का कहीं पोर्शन ज्यादा? देखे ना, जब औरत और मर्द के दरमियान ये हो कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है, एक दूसरे को साथ लेकर नहीं चलना। अब लोग कहते, अब खराबी कहाँ पे है? खराबी वहां से पैदा होती है जब मैं ये कहूं कि मेरी बीवी मेरी तरह क्यों नहीं सोचती। अगर मैं सुबह 6 बजे उठता हूं तो वो सुबह 6 बजे क्यों नहीं उठती? जिस तरीके से मैं अखबार पढ़ता हूं वो अखबार क्यों नहीं पढ़ती? या जिस तरीके से मैं चाय पीता हूं उस तरीके से वो चाय क्यों पीती है? मैं कप में आधा कप चाय का बचा देता हूं पीते हुए, वो पूरा कप क्यों पीती है? वो टूथपेस्ट से जो, अगर वो टूथपेस्ट निकाल रही है, पीछे से क्यों दबाती है और मैं दरमियान से क्यों दबाता हूँ? यही लड़ाइयां होती है ना, यही दुनिया भर में है ना सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी। हम ये क्यों नहीं सोचते कि मर्द में XY क्रोमोसोम्स हैं और औरत में YY क्रोमोसोम्स हैं। जिसकी केमिस्ट्री मुख्तलिफ है, जिस जेंडर की, जिसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ है, जिसके जीन्स मुख्तलिफ हैं, यानी जो जीन्स मेरे यहाँ आधा है, मैं कहता हूं कि हर मर्द के अंदर एक आधी औरत मौजूद होती है,
जो कि मर्द के जो जीन्स हैं वो एक्स और औरत के वाई। औरत में दो जीन्स वाई वाई होते हैं, उसमें एक्स कहीं होता ही नहीं है। औरत के अंदर मर्द नहीं है, लेकिन मर्द जो है वो उसमें एक क्रोमोसोम एक्स होता है, एक वाई होता है, उसके अंदर एक आधी औरत मौजूद है। तो जब हमारी तश्कील ही मुख्तलिफ है तो हम औरत को अपना बनाने के लिए ये सोचकर कि वो मेरी तरह सोचेगी, वो मेरी तरह खाएगी, वो मेरी तरह पिएगी, वो मेरी तरह बोलेगी, इसी में फसादात मचते हैं, घरदारी का यूनिट टूटता है। मैंने कोर्ट में बैठकर हजारों केस तलाक के किए, मेरे सामने जो है फैसले किए उन्होंने। मैंने वो लोग देखे मोहब्बत करने वाले मियां बीवी, और जब खड़े होते हैं कोर्ट में तो एक दूसरे पे ऐसी ऐसी इल्जाम तराशी किया करते थे, शर्म आती थी। तो ये सारी बातें कि अगर हम यही सोच लें कि बाबा ये दो अपोजिट जेंडर हैं, होमोजेनस जेंडर नहीं है, अपोजिट जेंडर है, यही कहा जाता है ना, सिर्फ मुखालिफ कहा जाता है ना, सिर्फ मुवाफिक तो कभी नहीं कहा गया ना। तो हम उसको अपना बनाने की, औरत चाहती है कि जो मर्द है वो मेरी तरह का हो जाए। भाई कैसे हो जाए जब उसकी कंपोजिशन ही वैसी नहीं है, ना उसकी फिजिकल अपीयरेंस वैसी है, ना उसकी केमिकल कंपोजिशन वैसी है, ना जेनेटिकल क्राफ्ट उसकी वैसे है। बिल्कुल। कैसे हो जाए? तो हम जब इस फर्क को हम जान पाएंगे तो फिर सोचना अदरवाइज बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। जी बिल्कुल, बहुत आसान। और सर ये इटसेल्फ एक ब्यूटी है, मतलब औरत का औरत होना, मर्द का मर्द होना, इसी में ब्यूटी है ना। मर्द अगर अपना जो मर्दानगी छोड़ के वो चाहेगा कि वो उसकी की तरह बन जाए तो औरत के दिल में उसकी इज्जत नहीं रहेगी। और औरत अगर वो अपना रोल छोड़कर कुछ और हो जाए, पहले तो ये जो रोल है ये डिफाइन सोसाइटी ने किए हैं, रोल सडन डिफाइन किए हैं, ये रोल कोई ऊपर से डिफाइन होके नहीं। जी बिल्कुल सर, पेट्रियार्चल से पहले मैट्रियार्चल सोसाइटी भी रह चुकी हैं। तमाम। और अब ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये कि सिर्फ औरत ही खाना पकाएगी? मर्द दुनिया भर में देखें, जो सबसे कामयाब शेफ हैं वो मर्द ही होते हैं, बेहतरीन खाना बनाने वाले। एग्जैक्टली। तो सर आप भी फिर एक इनक्रेडिबल, बहुत ही लविंग हस्बैंड होंगे और एक लविंग बाप होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि तो जितने मामलात हैं ना वो अपने घर वालों के, वो उनके मैं सौंपूं और मैं एक तरफ हो जाऊं। मैं कभी दखल नहीं देता, मैं किचन में नहीं घुसता, क्योंकि जिस दिन आदमी किचन में घुसता है लड़ाई हो जाती है। तो जो औरत का सफियर है उस पे छोड़ दे, उसने घर को किस तरीके से चलाना है उस पे छोड़ दे, आपने बाहर कैसे चलाना है वो एक इतनी बड़ी सरदर्दी है। मुझे उन लोगों पे हैरत होती है कि जो घर में अगर मेहमान आए हुए हैं तो उसके लिए वो सामान वही मंगवा रहे होते। भाई ये बीवी पे छोड़ो, उसको दे दो, ये उसका पोर्टफोलियो है, ये उसका डोमेन है, वो उस पे काम करेगी। जब हम एक दूसरे ओवरलैप करते हैं, चढ़मार करते हैं तो फिर खराबी होती है। जब औरत को यही कि मेरा हस्बैंड भी मुझ पे एतमाद नहीं करता तो उस पे क्या करे? एग्जैक्टली। ओके सर, आपको जो करकनाथ नॉवल है, जो कि हमारी सोसाइटी की एक ट्रू डिपिक्शन है, जिसमें आपने मुनाफकत का जिक्र किया है, जिसमें आपने चालसाजियों का जिक्र किया है, जिसमें आपने हर वो चीज खोल के रख दी है जो एक लाइक उसको एक ही मतलब डायरेक्शन में देना बहुत ही जो है वो नामुमकिन था, लेकिन आपने उसको बहुत ही मार्वलसली सर उसे नरेट किया है और एक ही बुक में आपने पूरी स्टोरी खोल के रख दी कि हाउ द सोसाइटी इज एंड हाउ वी आर हेडिंग एंड व्हाई वी आर लाइक दिस। तो सर इसका हल क्या है फिर? क्योंकि इंसान तो अपनी ओरिजिनलिटी खो चुका है और उसके पीछे जैसा कि अभी हमने फैक्टर्स भी डिस्कस किए हैं, तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और और इंसान अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ कैसे वापस आएगा और उसको जिस तरह से इवॉल्व होना चाहिए था वो कब वो रास्ता पकड़ेगा और कब जो है वो ये चेंज आएगा? जिसे है ना ओरिजिनलिटी खो देना, हमारे नजदीक ये भी एवोल्यूशन की एक सूरत है कि वो इवॉल्व कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। अब वो आगे किस तरीके से बढ़ रहा है, अगर हम उसे वापस लेकर आना चाहते हैं तो वापस कभी नहीं उस तरीके से आएगा। नहीं मतलब
आप देखिए कि जो इंसानी सोच आज से 1000 साल पहले थी वो अब नहीं है। अब उसकी सोच, उसकी जबल्लत वही है, सोच उसकी मुख्तलिफ है इंसान की ना। जबल्लत नहीं बदला करती, सोच बदलती है। उसकी वो जो आदतें हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं ग्रेजुअली। लेकिन इसमें जो कड़कनाथ का मौजू है वो इससे ये था कि हमारे यहाँ स्कूलों में और छोटी छोटी जगहों पे जो बच्चों के साथ सोडमी की जाती है वो उसका मौजू था। और फिर वो बच्चे जिनके साथ ये जुल्म होता है वो बड़े होकर वो कैसे बनते हैं, उनकी सोच क्या होती है, क्या वो मुआशरे के लिए कोई मुफीद बन पाते हैं या मुआशरे के लिए वो एक तबाही का पैगाम लेकर आते हैं, उनकी शख्सियत कैसे मस्क होती है। अभी आपने ये लाहौर जो LGS का मामला जिस किस्म के आपने आपकी निगाह से गुजरे होंगे, ये जो मामला आ रहे हैं, तो ये उससे पहले बहुत पहले मैंने कड़कनाथ में ये इस किस्म के जो वाकयात होते हैं और जो मेरे सामने मेरी लाइफ में जब मैं कोर्ट में बैठा करता था तो बेताशा ऐसे वाकयात थे। लेकिन ये जुल्म वहां पे और बड़ा जुल्म बन जाता है। जिस बच्चे के साथ जुल्म होता है उस बच्चे का बाप आकर उस क्रिमिनल से सुलह कर लेता है और उसको कहता है कि इसको बंद कर दिया जाए। और जब कोर्ट से बाहर ही उनके दरमियान में सुलह हो जाती है और वो अपने गवाहों को रिजाइल करवा लेते हैं, अंदर गवाह आकर मुकर जाते हैं कि हमने देखा ही नहीं है। तो फिर देखिए उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी कि देखिए ना, सबसे बड़ा बाप ही होता है ना जो कस्टोडियन है उसका, जी बिल्कुल, ऑनर का, उसका हिफाजत करने वाला। जब बाप उसी क्रिमिनल से मिलकर उससे पैसे लेकर उसको माफ कर रहा हो तो फिर वो बच्चा बड़ा होकर इस मुआशरे के लिए क्या बर्बादी लाएगा। ये कड़कनाथ का मौजू है। उसमें मीडिया क्या रोल प्ले कर रहे हैं, मीडिया टाइकून्स कैसे है, हमारे यहाँ पॉलिटिशियन कैसे हैं, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट कैसे हैं, हमारे यहाँ जेलों में क्या हो रहा है। तो ये सब्जेक्ट है कड़कनाथ का। तो ये सारी चीजें जो आगे बढ़ रही हैं ये इन्होंने खुद ब खुद सेटल भी होते रहना है। जब किसी चीज की एक्सेस होती है तो वो चीज वहीं पर रुक जाती है, फिर वो बर्बादी का शिकार हो जाता है मुआशरा। जैसे क्योस के बाद डेथ होती है जैसे सोसाइटी की। आप देखिए कि एक फिर वो जहां ठहराव आ जाता है ना, जहां अंत हो गया, कहते हैं ना अंत हो गया, हाँ, अखीर हो गई। या जब अब अखीर हो जाती है ना तो अखीर के बाद तो फिर कुछ नई चीज जन्म लेती है। आप देखते हैं कि सूरज अपना उजाला दिन का होने से पहले, जिसे सुबह गाजिब कहते हैं, रात का जो मैक्सिमम डार्केस्ट वो टाइम होता है ना वो सुबह तलू होने से पहले का है। उस वक्त रात इंतहाई तारीख हो चुकी होती है। उस वक्त फिर जब रात इंतहाई तारीख हो जाए तो फिर सफेद सहर नमूदार होने लगता है, फिर रोशनी होने लगती है। और जब डार्केस्ट, यही कड़कनाथ काली ब्लैक हैन जिसका ब्लैक हैन, जिसके पर भी काले, खून भी काला, गोश्त भी काला और पंजे भी काले, नाखून, उसका चोंच भी काली उसकी। तो हमारा मुआशरा कड़कनाथ मुआशरा बन चुका है। और सर we are facing these things. सर आपने बहुत ही जबरदस्त मेटाफर जो है वो इसको डिपिक्ट किया है काली मुर्गी के साथ। सर ये कैसे आपके ज़हन में आया? हाँ, ये चूंकि मैंने देखा कि उसकी बेहतरीन मिसाल मेरे पास क्या हो सकती, तो फिर मैंने मेरे ज़हन में वो काली मुर्गी या ब्लैक हैन जो बचपन में जिसे सदका करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसका खून भी काला निकलता था, गाढ़ा स्याही मैल खून उसका। तो ये सारी चीजें मैं नहीं करूंगा, कल को कोई और आकर इस चीज को खोलेगा। लेकिन अगर उसको बर वक्त खोला जाए और बताया जाए कि ये क्या है। एक तो हम लोग हैं ना कि हम चाहते हैं कि हम गंदगी पर वो डाल के ना कपड़ा, बड़ी रंगीन चादर ऊपर छिड़काव करें इत्रियात का, परफ्यूम का, और कवाली करते रहे। हाँ जी, हम क्यों नहीं, हम अपने गटर क्यों नहीं साफ करते? अगर मुआशरे में कहीं गटर, ताफुन, बदबू, कहीं कूड़े का ढेर लगा है तो हम कूड़े के ढेर पर कपड़ा क्यों डालते हैं? वहां से कूड़ा हटाते क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है मुआशरे से, जो नावल से जो मेरा कड़कनाथ में है कि आप ताफुन को दबाते क्यों चले जाते हैं? कहीं की बुराई हुई है तो उसको पॉइंट, ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो
अदना दर्जा है जिहाद का कि आप बुराई देखो और उस पर खामोश रहो, बात ही ना करो, कम से कम इजहार तो करो ना, ये करो कि हाँ ये बुराई है, पिन पॉइंट तो करो ना। पॉइंट करना अगर आप जरूरी। उसको खत्म नहीं कर सकते, ये तो कहो कि ये बुराई है। और सर ये तभी होगा जब लोग होशो हवास में होंगे, जब लोगों की जमीर जाग रहे होंगे। लोग होश हवास में हैं, उनके अपने अपने रोजगार लगे हुए हैं, उनका पेट। मैं कहता हूं कि जब किसी शख्स का प्रोफेशन, अब कुछ प्रोफेशन है जो खालिसतन जो इबादत का प्रोफेशन है, मैं हर उस चीज को इबादत कहता हूं जो मुआशरे की खैर के लिए, फलाह के लिए हो जी। अगर उसका रास्ता हमारे पेट से होकर गुजरे और दरमियान में हमारा पेट इन्वॉल्व हो, हमारा खाना पीना इन्वॉल्व, तो फिर वहां पर खराबी होती है। हम अपने पेट को एक तरफ कर दें तो फिर खैर ही खैर है। फिर खैर ही खैर। और मैं ये भी कहा करता हूं कि दुनिया में जितने अहम काम हुए हैं ना, वो इंसान का पेट भरने के बाद ही वो या तो सोता है, और अगर उसका पेट आधा भरा हुआ है ना, इसीलिए कहा गया कि अपना 1/3 भूख बाकी हो तो जी। खाना छोड़ दो, जी। तो खाना छोड़ दो। दुनिया भर के जो साइंसदान हैं, इन्होंने तख्लीकात, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की हैं, पेट की है। भरा हुआ पेट हुक्का पीता है और सोता है और गप्पे लगाता है, और वो कहता है कि फिर रोटी मिलेगी तो हम तो रोटी के पीछे भागने वाले लोग हैं कि भागम भाग भागम भाग। और सर यही एवोल्यूशन है सर, एवोल्यूशन। औलिया थे, और जितने लोग नेक लोग हैं उनके 2 आदतें थी, वो रातों को जागते थे और खाली पेट रहते थे, खाना कम खाते थे। खाना ज्यादा खाना बजाते ही जहालत है। और सर इंसान की जो ओरिजिनलिटी है उससे मेरा मुराद यही था कि इंसान जो है वो इस तरह से एवॉल्व हो कि वो अपना पर्पस जाने और जो उसका काम है वो करे, मटेरियल और अपने पेट को साइड पे रख के। क्योंकि जब वो अपने पर्पस से अलाइन हो जाएगा तो खुद ब खुद रिस्क आता है और खुद ब खुद उसके काम में, उसके फराइज में खुद ब खुद बरकत आ जाती है। तो इंसान में जो सबसे बड़ी खामी है ना इंसान में, वो ये है कि वो दूसरों की नहीं सुनता, अपनी सुनाना चाहता है। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को फिर गिड़गिड़ाते हुए देखा है, जो वो साहिब मनसब थे, मनसब पे बैठे हुए थे और किसी की नहीं सुनते थे, और फिर गिड़गिड़ाते थे कि काश हमें आप आधे मिनट के लिए भी सुन लें, उनकी फिर कोई नहीं सुनता। जब इंसान दूसरे की सुनने पे आता है ना, अपनी एक तरफ करके, तो फिर वहां से उसके अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। और ये जो एक वस्फ है ना, ये आपके यहाँ कोर्ट में बैठकर जब आप बैठे होते हैं, वहां बेदार होती है कि जज को खामोश रहना चाहिए, जज को सिर्फ सुनना चाहिए, जज को बोलना नहीं चाहिए। तो ये जो वस्फ है ना, आपने देखा होगा कि जो आदमी नहीं बोल रहा होता हमारे घर में भी कहीं भी, और लोगों को तवज्जो से सुनता है, लोग उससे प्यार करते हैं। और जो लोगों की नहीं सुनता, अपनी आवाज ऊंची करके, किसी को वो दबाचा मार के, किसी को क्या करके दबा देता है किसी को, लोगों की आवाज से अपनी आवाज ऊंची करके बोलना, ये कोई कमाल नहीं है। लोगों को बोलने देना कमाल है। आप लोगों को बोलने का मौका तो दें। कैसी कैसी चीजें आपके सामने आती हैं, और वहीं से हमारे यहाँ मकालमा नहीं है, जबकि अब मकालमा ही बुनियाद है सिविलाइजेशन की, मकालमा बुनियाद है एवोल्यूशन की। जब भी हम मकालमा करने को आते हैं तो वो जो हमसे सीनियर लोग होते हैं या हमारे हमसे साहिब मनसब ज्यादा होते हैं, वो अपने से छोटे को बोलने ही नहीं देते जी। हमारे सामने बोलता है, उनके पास दलील नहीं, जी दलील नहीं होती उनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं होता। हाँ। तो वो हमें चुप करा दिया जाता है। तो इस पर मेरा वो अफसाना मैंने वो पढ़ा था उस पे, अपने टुडे विद हफीज खान पे, अकेला जागता हुआ आदमी, उसमें यही था ना। तो हमारे यहाँ तो बचपन में बच्चों को अफ्यून की छोटा सी वो कणी खिला के ना वो सुला दिया जाता था कि बच्चा रोए ना, जिसके अपने रोने पे पाबंदी लगा दी बच्चे के। हमारे सरागी इलाके में था ये। अच्छा। माए बच्चों को अफ्यून थोड़ी सी देकर ना वो सुला देती थी, वो पानी में घोल कर, ओपियम, कि वो बच्चा सोया रहे और वो अपने काम करती रहे मजे से।
जिस बच्चे को आपने 3 साल ओपीएम पे लगाया बचपन में, वो बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा? वो क्या बनेगा? उसकी तो तमाम अपने हिस्से ही सुला दी। क्या उसकी रूह बेदार हुई? क्या उसकी मादियत बेदार हुई? क्या बेदार हुआ उसके अंदर? ना इल्म बेदार हुआ, ना कुछ बेदार हुआ। वो सर जो बच्चा वो जो रोता है वही उससे मसल उसके ग्रो हो रहे होते हैं, उसकी सेंसेस डेवलप हो रही होती हैं उसके रोने से। आपने शायद वो कहानी मेरी नहीं सुनी जो मैंने अफसाना रिकॉर्ड किया था टुडे विद हफीज खान में, मेरा वो पिछले महीने में, अकेला जागता हुआ आदमी के नाम से था। तो उसमें यही था कि हम जो बनना चाहते हैं हमें बनने नहीं दिया जाता, हमें बनने नहीं जैसा दिया जाता। सोचते हैं हमें वो सोचने नहीं दिया जाता, जो हम बात कहना चाहते हैं हमारी बात सुनी नहीं जाती। जब मकालमा नहीं होगा तो फिर क्या खाक होगा, क्या होगा? So कुछ भी नहीं। discussion, debate, discourse is very much important. बिल्कुल ही उसी से बात निकलती है ना। जब हम दूसरे की मकालमे को, बात को दबाने के लिए अपनी आवाज ऊंची कर लेते हैं, कहीं हम किसी को बदतमीज कहकर किसी को कहते हैं कि ये अदब नहीं करता, मेरे सामने बोलता है, इसकी ये मजाल। कभी कोई अफसर बन जाता है कि अच्छा मेरा मातहत होकर मेरे साथ जबान लड़ाता है, भाई उसकी बात तो सुनो, वो कहता क्या है। मातहत होना और बात है, लेकिन अक्ल का होना तो और बात है ना। जरूरी नहीं कि जो अफसर हो उसके पास ही अक्ल हो, जरूरी नहीं कि जो एक बुजुर्ग हो उसके पास ही अक्ल हो। मैं तो अपने से छोटों की ताजीम इज्जत इसलिए करता हूं कि वो जितने मुझसे छोटे हैं उतने ही मुझसे ज्यादा समझदार हैं। जितने साल मुझसे छोटे हैं उतने साल ही मुझसे ज्यादा समझदार हैं। मैं तो उनकी ताजीम करूंगा ना। अगर मैं आने वाली नस्ल की ताजीम नहीं करूंगा तो वो जाने वाली नस्ल का क्या लिहाज करेंगे? एग्जैक्टली सर, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने, क्योंकि बच्चे जो है वो बड़ों से ही सीखते हैं। और सर मैं इधर ये भी देखती हूँ कि जब जैसे हमारी सोसाइटी जैसे अभी इस टाइम क्योस का शिकार है और क्योस के बाद डेथ है, और सर इसमें बड़े जैसे कि अभी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सर इसी चीज पे ही काम कर रहे हैं, जैसे कॉन्शियस पेरेंटिंग पे काम हो रहा है कि आपने पहले 5 7 साल जो है बच्चे को कैसे पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखाई जा रही है, और लाइक पहले 7 साल बच्चे को तरबियत कैसे देनी है वो भी सिखाया। मतलब लाइफ के हर फील्ड में काम हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से काफी लाइक प्रोग्रेसिव काम कर रहा है। सर मेरा यहाँ पे सवाल ये था कि जो लोग दूसरों की सुनते नहीं है वो भी नहीं सुने गए। जैसे अभी आपने ये बात की ना कि मैं ताजीम अपने बच्चों की नहीं करूंगा तो वो क्या करेंगे फिर अपने बच्चों की। इसी तरह सर मेरा यहाँ पे ये है कि जो लोग सुनते नहीं है वो भी नहीं सुने गए, उनके साथ भी वो सब हुआ है ना। इसलिए फिर वो बड़े होकर भी उनके अंदर वो बच्चा जिंदा रहता है कि मेरी सुनो, वो ग्रो नहीं होते। मतलब वो कहीं विंडक्टिव हो जाते हैं। हाँ, वो विंडक्टिव हो जाते हैं और फिर वो, मुझे याद है कि एक मैं उधर था लोधरा में, मेरी पोस्टिंग थी बतौर सिविल जज, 85 की बात कर रहा हूँ, 86 की। तो वहाँ एक साहब थे, अब मैं वो नहीं लेता कि उनका ताल्लुक किस शोबे से था, नाम मुनासिब नहीं होगा। वो सोडमी में पकड़े गए। तो मैंने जब उनसे सवाल किया कि आपको ये शर्म नहीं आई, आपने ये किया इस सिलसिला, तो उसने यही जवाब दिया। उसने कहा कि बचपन में हमारे साथ ये हुआ और बड़े होकर तो फिर हमने जो सीखा और वो जिस तरीके से, तो ये सिलसिला कहीं ये नफ्सियाती अवारिज है। हम जिन बच्चों के साथ जुल्म होता है उनका नफ्सियाती इलाज नहीं कराते। मैंने कहा ना कि मेरे कोर्ट में एक दफा ये हुआ, मैंने उस बच्चे की आंख में देखा कि जब उसका बाप कोर्ट के सामने खड़े होकर और हल्फ उठाकर कह रहा था कि जिस बंदे ने मेरे बच्चे के साथ ज्यादती की उसको मैं नहीं पहचानता, तो वो बच्चा जिस तरीके से अपने बाप को देख रहा था वो क्या सोचता होगा। एक ही तो हस्ती होती है ना, बाप, जो उसे दुनिया की आफात से बचाता है, और एक हस्ती है माँ जो उसे प्यार देती है। तो जो उसका आफात से बचाने वाला अगर आफात से मिल जाए, तो तूफान से बचाने वाला तूफान के साथ मिल जाए, तो फिर क्या होगा। तो वो उस बच्चे की जो अंदर टूट फूट हुई, जो जितने दराड़े क्रैक्स आए वो किसी ने नहीं देखे, तो फिर बच्चा कैसे वो एक यूजफुल बनेगा। आप सिर्फ बच्चे को बोलने दें, जितने एंटरप्रेन्योरशिप्स वगैरह वगैरह सब कुछ हो रहे हैं,
ये सारी चीजें एक तरफ। मैं छोटा सा था तो मैं अपने नाना के कंधे पर बैठकर उनसे इतने सवाल करता था, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, 1.5-2 साल का, तोदली जुबान में। तो मेरे हर सवाल का जवाब देते। मेरी अम्मी उकता जाती, वो नहीं उकताते थे, वो बताते रहते थे। और मैं एक एक परिंदे के, एक एक चीज के बारे में 20-20 दफा पूछता, वो नहीं उकताते थे। तो आप बच्चे का सवाल किल ना करें, सिर्फ इतना कर्म कर दे, उसका सवाल सुन लें, उसको जवाब दे दे, सवाल किल ना करें। बच्चे को और किसी तरबियत की जरूरत ही नहीं है, वो बच्चा कहीं और जाएगा नहीं। वो देखिए वो बच्चा क्या बनेगा, वो बच्चा बड़ा होकर इकबाल बनेगा, जिना बनेगा, और एक मस्बत शहरी बनेगा, मस्बत बनेगा, एक बड़ा लिखने वाला बनेगा। फिर उसके सवाल का जवाब। और सर बहुत ही खूबसूरत बात। और सर आखिरी बात ये कि आप इस सोसाइटी को एज अ राइटर अपने लाइक साहिब नजर होने के लिहाज से और साहिब इल्म होने के लिहाज से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इस टाइम? राइटर का पैगाम जुबानी नहीं होता। जैसे कहते हैं कि जज को नहीं बोलना चाहिए, उसके फैसले बोलने चाहिए। मैं कहता हूँ जो राइटर है उसने जो पैगाम देना होता है वो लिख कर दे रहा होता है, दे चुका होता है या देने वाला होता है। सोसाइटी, ये माशरत चलती रहेगी, इसकी एक अपनी चाल है। वो ना आपके बनाने से बनेगी, ना मेरे कहने से रुकेगी, उसने चलते रहना है। हर इंसान कि वो जब तक खुद गड्ढे में नहीं गिरता ना, वो ये नहीं सीखता कि गड्ढे में गिरने से चोट लगती है। जब तक वो अपना हाथ खुद नहीं जलाता, वो नहीं सीखता कि आग के हाथ करीब लाएं तो आग जलाती है। इसी तरह है जैसे तारीख में सबक कहा जाता है कि तारीख से किसी ने सबक नहीं लिया, तारीख का यही सबसे बड़ा सबक है। तो ये माशरत यूं ही चलती रहेगी। इसमें सिर्फ कार खैर वो लोग कर रहे हैं जो इस दुनिया को खूबसूरत बना रहे हैं, जो इंसानों के लिए फैसिलिटेशन ढूंढ रहे हैं, आसानियां बना रहे हैं इस दुनिया को। देखिए ना, मैं एक ठंडे कमरे में बैठा हूं और दुआएं दे रहा हूं उस बंदे को जिसने एयर कंडीशनर बनाया, और मैं दुआएं देता हूं उस खालिक को जिसने मुझे इतनी हैसियत दी कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। तो ये है। तो मैंने तो बचपन से आते 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 अब क्या कुछ देखा कि कहाँ अब हम बोलकर अपनी चीजें ढूंढ लेते हैं, टीवी पर भी और मोबाइल फोन पर भी। और कहाँ वो जमाना था कि आपको सिनेमा देखने के लिए भी सिनेमा हाउस में जाना पड़ता था और दूर दराज का सफर बैलों पे होता था। ये कुछ था। अर्तुल ड्रामा देख रहे होंगे आपकी, क्या मुश्किल लाइफ थी, क्या मुश्किल लाइफ थी जी सर, और कैसे तरीके से था। तो ये लोग, वो लोग अजीम हैं जो इंसानों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। वो लोग अजीम हैं जो इस दुनिया में खूबसूरती कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं अपने बच्चों से यही कहता रहता हूँ कि अगर आपने कोई बड़ा काम करना है तो इस दुनिया को खूबसूरत बनाइए, और आदमी जब इस दुनिया से जाए तो ये हो कि उसने कितनी खूबसूरती कंट्रीब्यूट की है। बदसूरती, क्राइम, जुल्म उसने वो नहीं बोया, उसने अमन बोया है, इंसाफ बोया है। बिल्कुल सर, बहुत डिस्कशन खत्म करते हैं। और थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल अमेजिंग कॉन्वर्सेशन, जो आज आपने हमें इतना खूबसूरत टाइम दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। इंशाल्लाह हम दूसरे मौजूओं पे भी सर हम आपसे पॉडकास्ट लाजमी करेंगे ताकि व्यूअर्स सीखें आपसे। और आप जैसे प्रोलिफिक राइटर्स का होना हमारे लिए एक एजाज की बात भी है और एक अल्लाह ताला का करम भी है।